नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय संविधान के एक ऐसे हिस्से की जिस पर ज्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता, लेकिन वो है बहुत जरूरी। हम बात कर रहे हैं इसकी 12 अनुसूचियों की। अब ये सिर्फ कोई लिस्ट नहीं है, आप इन्हें हमारे देश के कानून की रीढ़ की हड्डी समझ सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी। मतलब जब सारे कानून और नियम संविधान के आर्टिकल्स में पहले से ही लिखे हुए हैं, तो फिर ये अलग से सूचियां, ये शेड्यूल्स क्यों? आखिर इन एक्स्ट्रा पन्नों का काम क्या है? देखिए, इसे ऐसे समझिए, अनुसूचियां एक तरह से संविधान के अपेंडिसेस हैं। जैसे किसी किताब के आखिर में कुछ जरूरी लिस्ट या डिटेल्स दी होती हैं, ठीक वैसे ही इनका काम है संविधान के कुछ आर्टिकल्स को और ज्यादा डिटेल में समझाना, ताकि जो मेन टेक्स्ट है वो साफ सुथरा और पढ़ने में आसान बना रहे। तो चलिए अब एक एक करके इन अनुसूचियों की दुनिया में चलते हैं। यही वो डिटेल्स हैं जो हमारे संविधान को सिर्फ कागज पर लिखे एक दस्तावेज से एक जिंदा काम करने वाले सिस्टम में बदल देती हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये शेड्यूल्स भारत के फिजिकल और पॉलिटिकल नक्शे को, मतलब हमारे देश की रूपरेखा को कैसे तय करती हैं। ये एक तरह से हमारे देश का ब्लूप्रिंट है। पहली अनुसूची तो बिल्कुल सीधी साधी है। इसमें क्या है? भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है और उनका दायरा कहां तक है, इसकी पूरी लिस्ट है। जैसे याद है जब 2014 में तेलंगाना बना था, तो इसी पहली अनुसूची में बदलाव किया गया था। इसके बाद आती है चौथी अनुसूची। ये क्या करती है? ये बताती है कि संसद के अपर हाउस यानी राज्यसभा में किस राज्य से कितने सदस्य होंगे। ये सीटें आबादी के हिसाब से तय होती हैं ताकि हर राज्य को सही पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले। तो आप देखिए इन दोनों में कनेक्शन कितना मजेदार है। पहली अनुसूची बताती है कि भारत में कौन कौन से राज्य हैं, यानी देश का भूगोल। और चौथी अनुसूची बताती है कि उन राज्यों को संसद में कितनी आवाज मिलेगी, यानी देश की राजनीति। एक है भौगोलिक, दूसरी है राजनीतिक। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ये शेड्यूल्स देश के जो बड़े बड़े पद हैं, जो की ऑफिसेज हैं, उनके लिए क्या प्रावधान करती हैं। इसे कहानी की तरह समझिए। पहले आती है दूसरी अनुसूची। ये बताती है कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, जजों जैसे बड़े अधिकारियों की सैलरी और भत्ते क्या होंगे। अच्छा, जब ये सब तय हो गया तो फिर आती है तीसरी अनुसूची। इसमें लिखा है कि इन पदों पर बैठने वाले लोग क्या शपथ लेंगे, मतलब पहले पद की सुविधाएं, फिर पद की शपथ। संविधान का एक बहुत बड़ा काम है शक्तियों का बंटवारा करना, डिवीजन ऑफ पावर्स। तो चलिए देखते हैं कि हमारी अनुसूचियां इस जरूरी काम को और अलग अलग इलाकों के एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे संभालती है। अब आती है सातवीं अनुसूची, जो कि भारत के फेडरल स्ट्रक्चर की नींव है। ये बिल्कुल साफ साफ बताती है कि कौन से विषयों पर केंद्र सरकार कानून बनाएगी, किन पर राज्य सरकारें, और कौन से ऐसे विषय हैं जिन पर दोनों कानून बना सकते हैं। और ये बंटवारा बड़ा क्लियर है। पहली है संघ सूची यानी यूनियन लिस्ट। इसमें देश के लिए जरूरी मुद्दे हैं, जैसे डिफेंस, विदेशी मामले। इन पर सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है। फिर है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। इसमें लोकल मुद्दे हैं, जैसे पुलिस, खेतीबाड़ी। और आखिर में है समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। इसमें शिक्षा और जंगल जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की। यहाँ दो जरूरी शेड्यूल्स हैं, 5वीं और 6ठी। 5वीं अनुसूची देश के कई हिस्सों में जो शेड्यूल्ड एरियाज और जनजातियां हैं, उनके सामान्य प्रशासन की बात करती है। लेकिन 6ठी अनुसूची इससे एक कदम आगे है। ये कुछ खास नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों के आदिवासी इलाकों को और भी ज्यादा स्पेशल और ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन का अधिकार देती है। तो ये खास राज्य कौन से हैं? ये हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। 6ठी अनुसूची के तहत इन 4 राज्यों के आदिवासी इलाकों को खास अधिकार मिले हैं। क्यों? ताकि वहां के आदिवासी समुदाय अपनी अलग संस्कृति, अपनी जमीन और अपने रीति रिवाजों को बचा सकें। इसके लिए उन्हें ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के जरिए ज्यादा कंट्रोल दिया जाता है। और यहीं पर शासन को जमीनी स्तर, मतलब ग्रास रूट लेवल तक ले जाने की बात आती है। 11वीं अनुसूची में पंचायतों यानी गांव के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की शक्तियों और जिम्मेदारियों की लिस्ट है। और ठीक इसी तरह 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं यानी शहरों के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की शक्तियों की लिस्ट है, एक गांव के लिए, दूसरी शहर के लिए। चलिए अब आते हैं कुछ और मजेदार हिस्सों पर, भाषा, कानून और राजनीति। देखते हैं अनुसूचियां भारत की डाइवर्सिटी और इसके कॉम्प्लेक्स पॉलिटिकल लैंडस्केप को कैसे संभालती हैं। स्क्रीन पर ये जो नंबर है 22, ये क्या है? ये है भारत की उन भाषाओं की संख्या जिन्हें 8वीं अनुसूची में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है।
ये नंबर हमारी भाषाई विविधता, हमारी लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का प्रतीक है। यहाँ कुछ उदाहरण भी देख सकते हैं। हिंदी, बंगाली, तमिल, मराठी, उर्दू, गुजराती। ये अनुसूची देश की इन सभी प्रमुख भाषाओं को पहचान देती है और उन्हें बढ़ावा देने में मदद करती है। अब 9वीं अनुसूची थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इसे समझिए एक कानूनी ढाल की तरह। इसे खासकर ज़मीनी सुधारों से जुड़े कानूनों को बचाने के लिए बनाया गया था, ताकि उन्हें कोर्ट में आसानी से चैलेंज ना किया जा सके। हालांकि एक बात ध्यान रखने वाली है, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि ये ढाल हमेशा काम नहीं करेगी और इस अनुसूची में डाले गए कानूनों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अगली अनुसूची पर जाने से पहले एक शब्द समझना जरूरी है, दल बदल यानी डिफेक्शन। इसका सीधा सा मतलब है जब कोई चुना हुआ नेता अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में चला जाता है। तो इसी समस्या से निपटने के लिए है 10वीं अनुसूची। इसे एंटी डिफेक्शन लॉ या दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। ये कानून ऐसे दल बदल करने वाले विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने का प्रावधान करता है, ताकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी ना हो और सरकारें स्थिर रहें। तो ये थी हमारी 12 अनुसूचियां। हमने एक एक करके सबको देख लिया, लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है। तो चलिए अब संक्षेप में समझते हैं कि ये आखिर इतनी जरूरी क्यों है। एकदम सीधे शब्दों में कहें तो ये अनुसूचियां संविधान को क्लैरिटी और स्ट्रक्चर देती हैं। ये देश की सीमाएं तय करती हैं। ये केंद्र और राज्यों के बीच पावर को बैलेंस करती हैं। ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए नियम बनाती हैं और सबसे जरूरी, ये भारत की जबरदस्त डाइवर्सिटी को पहचान देती हैं। और जाते जाते एक सवाल के साथ छोड़ता हूं। कभी सोचिएगा कि संविधान का कौन सा हिस्सा हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालता है? क्या वो ये डिटेल्ड अनुसूचियां ही हैं जो हमारे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर हमारी भाषाओं तक सब कुछ तय करती हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।